नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं भारत में कृषि से क्षेत्र से संबंधित हुई क्रांतियों के विषय में। तो आप जानते हो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जब देश में भुखमरी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लोगों को अनाज की आवश्यकता थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड कर रही थी, तो इस प्रकार की क्रांतियाँ आवश्यक हो गई थीं, ताकि अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर को तेज़ी से बढ़ाया जा सके। इसी संदर्भ में भारत में जो सबसे पहली क्रांति की शुरुआत हुई, वो 1966-67 में हरित क्रांति के से मानी जाती है, जिसके अंतर्गत कुछ सेलेक्ट उत्पाद आपका गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का के के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एचवाईवी सीड्स, इरिगेशन, आपका फर्टिलाइजर, आपके कीटनाशक दवाओं के माध्यम से तेजी से उत्पादन करने के लिए ये प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया था। इस क्रांति के कारण भारत में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था, क्योंकि ये एक प्रायोगिक तौर पर क्रांति की गई थी, जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये इसने इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में तेजी से खाद्य उत्पादन बढ़ा और भारत यहाँ तक कि आत्मनिर्भर हो गया था, क्योंकि अभी तक हमको अनाज विदेशों से आयात करना पड़ रहा था। हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का है, अर्थात एचवाईवी सीड्स का मेन रोल है। और एचवाईवी सीड्स के परिणाम स्वरूप हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में गेहूं और धान के मामले में उत्पादन तेजी से बढ़ा। इसी क्रांति के बाद भारत में आपने देखा होगा दुग्ध क्रांति आई, उसके बाद पीली क्रांति आई, उसके बाद गोल क्रांति आई, उसके बाद नीली क्रांति आई, और इस प्रकार से आती कई प्रकार के एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को हम देख सकते हैं। और भारत में जिसके परिणाम स्वरूप दूध, सरसों, आलू, मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और जिसको आत्मनिर्भर करना या इस क्रांति के माध्यम से होना एक सुखद संदेश था, ताकि हमारी आयात पे जो निर्भरता है वो थोड़ी सी कम हो सके। तो आइए अब हम क्रम से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी क्रांति हुई तथा उसके परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट क्या रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। पहला पॉइंट था हरित क्रांति, यानी जिसे हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। इसका एरिया क्या था? इसके अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना इस टारगेट रखा गया, ठीक है, जिसके अंतर्गत गेहूं, आपका चावल, आपका ज्वार, बाजरा और मक्का उत्पादन की वृद्धि का टारगेट रखा गया, और जिसका माध्यम था आपका एचवाईवी सीड्स, मशीनीकरण, फर्टिलाइजर, आपका पेस्टिसाइड। इसके माध्यम से क्या होता, हमको उत्पादन बढ़ाना था। और इस हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई और देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ गया। दूसरी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी क्रांति आपकी श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित ही भारत में, क्योंकि आपको पोषण युक्त आहार के लिए दूध आवश्यक साधन बन जाता है और दुग्ध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनना था, इसलिए श्वेत क्रांति की आवश्यकता पड़ी। और इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। थर्ड आपकी तीसरी क्रांति, जिसे हम लोग पीली क्रांति की भी संज्ञा देते हैं। इसके अंतर्गत उद्देश्य ये रखा गया कि खाद्य तेलों को जो अभी तक हम लोग आयात कर रहे थे उस पर निर्भरता को प्राप्त किया जाए, साथ ही साथ तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी इसमें टारगेट रखा गया। तो इस प्रकार भारत तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया तथा 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन में वृद्धि हुई। हम जब चौथी क्रांति की बात करते हैं आपके साथ, तो चौथी क्रांति हमें
नीली क्रांति के रूप में मिलती है, जिसे हमने लोग ब्लू रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और इसके यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपका जो क्या कहते हैं समुद्र तट के किनारे जो स्टेट है उनके लोगों का ये बेसिक कंजप्शन फूड्स है और इसी पर उनकी जनसंख्या निर्भर करती है। तो इस प्रकार मत्स्य उत्पादन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसलिए नीली क्रांति के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन के लिए बात की गई और इसके परिणाम स्वरूप मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। परिणाम स्वरूप 2013-14 में भारत में मत्स्य उत्पादन 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ, जो भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश अब बन गया है। ठीक है, पांचवी अगर हम क्रांति की बात करते हैं तो पांचवी क्रांति आपकी गुलाबी क्रांति है, जिसे हम लोग पिंक रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं, यानी गुलाबी क्रांति। ये प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। ठीक है, प्याज का उत्पादन बढ़ाना और झींगा मछली का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये दो यानी प्याज और झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, क्योंकि दोनों का कलर पिंक कलर होता है, इसलिए ये इस क्रांति को हम लोग पिंक क्रांति भी याद करने के लिए अच्छा रहेगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश वर्तमान में बन गया है। अगली हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, तो काली क्रांति जिसको ब्लैक रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके अंतर्गत ब्लैक रिवॉल्यूशन में पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एथनॉल का मतलब ये होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पेट्रोल और डीजल का आयात बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यदि इसमें हम एथनॉल का उत्पादन किया करें, एथनॉल का उत्पादन आप कई भी तरीके से कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा, और उसको अगर मिक्स कर दिया जाए तो शायद हमको आयात कम करना पड़ेगा। तो इसमें बायोडीजल मिला करके एथनॉल का उत्पादन का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया और इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि काली क्रांति में पेट्रोलियम और खनिज तेल के अलावा कोयला उत्पादन को भी इसमें जोड़ा जाता है, जैसे आपका गुलाबी क्रांति में प्याज और झींगा मछली को जोड़ा गया। पेट्रोल में एथनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया। अगला है 7th अगर हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड धूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन। ठीक है, इस ग्रे रिवॉल्यूशन का मतलब होता है उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य है और इस क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है, ताकि उर्वरक का प्रयोग जितना अधिक हम करेंगे ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए इसे धूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी जाती है। हम 8वां पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रजत क्रांति, जिसको कहते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन आपका भारत में अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अगर आप अंडे का उत्पादन मतलब भारत में अंडे का क्योंकि अंडा बहुत बेसिक कंजप्शन के अंतर्गत आता है और जो न्यूट्रिशनल जो डिमांड है उसको पूरा करता है, तो ये इसके अंतर्गत आपको मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने की बात इसमें की गई और भारत की मुर्गी एक वर्ष में लगभग 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे एक मुर्गी देती है। ठीक है, मतलब भारत का रेशियो कितना कम है, तो इसको मुर्गी के द्वारा जो उत्पादित अंडा है उसकी मात्रा को बढ़ाने की बात इसमें की गई। भारत में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में अंडा उत्पादन किया जाता है। अब हम अगला 9th पॉइंट का डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जिसे हम लोग गोल्डन रिवॉल्यूशन की संज्ञा देते हैं, इसका संबंध बागवानी उत्पादन से है। जैसे आम के बाग आपके हो जाती है, केले के बाग आपके पास हो जाती है, लीची का बाग हो जाता है, यानी बागवानी फसलें जितनी होती है उनके उत्पादन से संबंधित सुनहरी क्रांति को रखा गया, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन को इसमें टारगेट बनाया गया। इससे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जा रहा है, दैट इज क्योंकि शहद का भी कलर गोल्डन कलर होता है, इसलिए इसको शहद से भी जोड़ दिया जाता है। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है, यानी काफी अच्छा इसका शेयर है, इसलिए बागवानी पर गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि काफी अधिक जो हमारा न्यूट्रिशनल फूड्स की डिमांड है वो पूरी हो सके, फ्रूट्स की डिमांड है वो पूरी हो सके। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है।
हम 10th पॉइंट की बात करते हैं आपके साथ, तो इंद्रधनुषी क्रांति है। तो आपके पास इसके अंतर्गत इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को एक साथ मिलाकर के लक्ष्य चलने का लक्ष्य रखा गया। यानी जो आपने उपर्युक्त अभी क्रांतियां पढ़ी, उन क्रांतियों को इसमें मिक्स कर दिया गया, तो हमारे पास एक नई क्रांति आ गई, दैट इज कॉल्ड इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया और इसी को इंद्रधनुषी क्रांति भी कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो आपका न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसी को आपका रेनबो रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। आपका है 11th पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सदाबहार क्रांति, आपका रेनबो रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सदाबहार क्रांति जिसको, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है, मतलब कि इसकी फर्टिलाइजेशन को बढ़ाना है, किसानों को लोन दिलाना, रेन हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना इसका टारगेट रखा गया। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह से खाद्यान्न निर्भर बनाना टारगेट रखा गया है। अगला पॉइंट है आपका 12 पॉइंट है गोल क्रांति, जिसको कहते हो आप लोग राउंड रेवोल्यूशन के नाम संज्ञा देते हो, क्योंकि इसका संबंध भारत में आलू के उत्पादन से है। आलू का उत्पादन बढ़ाने की बात किस पे की जाती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो आलू है वो वैसे पूरे इंडिया में इसका कंजप्शन बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में विशेषकर इसे ज्यादा किया जाता है। तो इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन के बढ़ावे से संबंध है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है और भारत में सबसे बड़ा आलू उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये हमने अभी तक रिवॉल्यूशन की बात की। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते लेते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रांतियां और इनके जनक के विषय में जान लेते हैं। तो पहला आपका है, भारत में जो हरित क्रांति हुई, इसके जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। दूसरा, भारत में हरित क्रांति के पिता किसे है, तो पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में। तो जनक और पिता, वैसे हिंदी के दोनों शब्द सेम लगते हैं, लेकिन आपको ये पॉइंट नोट रखना है कि जो हरित क्रांति के जनक हैं वो एम एस स्वामीनाथन है और हरित क्रांति के जो पिता हैं वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन को कहा जाता है। चौथा है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है, भारत में प्रेरित प्रजनन जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी के नाम से जाना जाता है। छठा पॉइंट है आपका, भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल जी को कहा जाता है। सातवां पॉइंट है, भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक, गोल्डन रिवॉल्यूशन का जनक निरपख तुतेज को कहा जाता है। आठवां पॉइंट, भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी जी को कहा जाता है। और 9th पॉइंट है, भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न क्रांतियां और उनके जनक कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास रेफरेंस साइट है जागरण.com। सो मच, थैंक यू।